Actually, so the topic that we have to cover up today is bank reconciliation statement. रिकन्सिलिएशन का मतलब हमें पता है कि भाई अगर दो चीजों का बैलेंस, जिन बैलेंसेस को सेम होना चाहिए, अगर उन बैलेंसेस के अंदर डिफरेंस आ जाए तो रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस के थ्रू हम उन दो बैलेंसेस के डिफरेंस की जो रीजंस हैं पहले उनको देखते हैं और उन रीजंस को करेक्ट करके कोशिश करते हैं कि भाई वो जो दो बैलेंस सेम होने चाहिए थे वो सेम हो जाए। और जब तक वो दोनों बैलेंसेस सेम नहीं होते, हमारा जो प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग द एलिमेंट्स या एरर्स जिनकी वजह से वो डिफरेंस आया है वो कंटिन्यूड रहता है। हम हमेशा तलाश में रहते हैं कि भाई जो जो एरर जिन्होंने बैलेंस डिफरेंस क्रिएट किया है वो हमें एरर्स मिल जाए ताकि ये जो डिफरेंस दो अमाउंट्स के अंदर है ये खत्म हो जाए। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एज द वर्ड सजेस्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि एक बैंक का जो हमारे पास हमने पढ़ा है कैश बुक, बेसिकली इट्स अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, जो कि बिजनेसेस हमें पता है अपने पास मेंटेन करते हैं टू रिकॉर्ड एनी इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट, के बैंक में कोई पैसा आए या कोई पैसा जाए तो उसके लिए वो कैश बुक का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली, जैसे कि आप एज अ बिजनेस अपने पास अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, बैंक वाले जो भी आपका बैंक है, बैंक वाले भी आपकी ट्रांजैक्शंस को, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस आप बैंक के साथ कर रहे हो, चाहे आप बैंक में पैसा डाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई पेमेंट कर रहे हो, कोई पेमेंट दे रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप बैंक के साथ कर रहे हो, बैंक वाले भी उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आप अगर कैश बुक में करते हो तो बैंक वाले इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अपने पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर मेंटेन करते हैं, जो कि हर कस्टमर की वो सेपरेट बनाते हैं। और एट द एंड ऑफ द मंथ हर कस्टमर को वो बैंक स्टेटमेंट भेजते भी हैं, इंडिकेटिंग कि भाई ये ट्रांजैक्शन है जो हमने रिकॉर्ड करी है, कि अगर आपने पैसा निकाला है तो हमने उसको रिकॉर्ड किया, और अगर आपने पैसा अब हमारे अपने अकाउंट में डाला है तो हमने उसको भी रिकॉर्ड किया, आप प्लीज इसको चेक कर लें। और उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ भी होता है कि अगर आपको कोई मसला लगे तो आप हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है, नॉर्मली कोई मसला होता नहीं है, बट स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स, एरर्स बैंक वालों से भी हो सकते हैं। अब ये तो एक बात हो गई, ठीक है भाई, फिर हम लोग बैंक अपने स्टेटमेंट में पास क्या इन्फॉर्मेशन होती? बैंक स्टेटमेंट में ये इन्फॉर्मेशन होती है ना कि आपने अगर बैंक के अंदर कोई पैसे डाले हैं, आपकी बेसिकली अकाउंट समरी होती है, जो आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो उस बैंक के साथ, वो समरी होती है कि अगर आपने अपने अकाउंट से कोई पैसा निकाला है, अपने अकाउंट में कोई पैसा डाला है, कोई पेमेंट किया है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्डेड होती है। अच्छा। सिमिलरली, अच्छा ये तो एक बात हो गई कि भाई बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले अपने पास मेंटेन करते हैं, जस्ट लाइक एज बिजनेसेस वी डू मेंटेन कैश बुक। जो पैसा आपके लिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस, जो पैसा आपका आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, हमें पता है भाई बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट है। जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है, मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में है, वो मेरे लिए क्या है, एसेट है। लेकिन जो पैसा बैंक कहता है, बैंक क्या कहता है कि जो पैसा इस बिजनेस का, बिजनेस इज द अदर पर्सन, लेट्स से बिजनेस इज मी एंड बैंक इज अनदर पर्सन, तो बैंक कहता है कि जो पैसा इस बंदे का, हमजा ताहिर का, मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मेरा थोड़ी एसेट है, ये तो हमजा ताहिर का एसेट है ना। हमजा ताहिर जब चाहे वो पैसे निकाल के खर्च करे, जहां चाहे जो मर्जी करे, जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे जब चाहे निकाल ले, और जो उससे चाहे पैसों से करे। बैंक वालों के पास थोड़ी ही अथॉरिटी है। बैंक वाले तो एक तरीके से उस पैसे के सेफ गार्ड कर रहे हैं। तो बैंक वाले क्या कहते हैं, बैंक वाले कहते हैं कि भाई अगर हमजा ताहिर के अकाउंट में एक XYZ अमाउंट पड़ी हुई है, तो वो हमजा ताहिर के लिए तो एसेट है, हमजा ताहिर उसको अपनी कैश बुक में एज एसेट मेंटेन करेगा। लेकिन हमारे लिए ये सेम पड़ा हुआ पैसा लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर कल को हमजा ताहिर आ जाए और कहे कि मुझे मेरा सारा पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है वो दो, तो वी आर लाइबल टू पे द होल अमाउंट। हम उसको मना नहीं कर सकते, नहीं जी जनाब पैसे नहीं है कल आना, ऐसा नहीं कर सकते। हमें उसको तमाम पैसे, जहां पे वो डेबिट कार्ड दे देगा, हमें 50,000 का दे या 5 लाख का दे, हमें वो पैसे वहीं पे उसको एट द सेम टाइम जो है प्रोसेस करना है और उस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करना है। तो इस वजह से बैंक क्या कहता है, क्योंकि बैंक कहता है कि यार मैंने तो ये पैसे इस बंदे को देने हैं, जब ये मांगेगा मुझे इस बंदे को इतने पैसे देने हैं, तो दैट इज वाई जो इसके अकाउंट में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज ए लाइबिलिटी फॉर अस। और इसी वजह से आप सब आज जाके जो भी अगर अपना अकाउंट है तो अपने उस पे, अपने जो भी पेरेंट्स के अकाउंट है उस पे चेक करना कि जो उन्होंने लास्ट पैसे, जो उनको सैलरी या जो भी उनका प्रॉफिट वगैरह जो भी काम करते हैं, जो लास्ट पैसे उनको रिसीव हुए हैं, उस पे मैसेज लिखा हुआ आया होगा क्या, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड लेट्स से विद 5 लाख रुपीज। क्रेडिटेड क्यों आ रहा है भाई? अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट तो मेरे लिए एज अ बिजनेस एसेट है, तो ये लिखा आना चाहिए कि डेबिटेड, आपका बैंक अकाउंट 5 लाख से डेबिट हुआ है।
लेकिन ऐसा लिखा नहीं आता, लिखा हुआ आता है जब पैसे आते हैं ना, जब आपका अकाउंट के अंदर पैसे गिरते हैं तो लिखा हुआ आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्यों? क्योंकि बैंक वाले ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए, हमारे पर्सपेक्टिव से, जो आपके ऊपर जो हमारी लाइबिलिटी थी, यानी कि अगर पहले आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए थे, तो अब अगर आपने 5 लाख रुपए, आपकी सैलरी फर्दर आ गई है, तो अब हमारी लाइबिलिटी 50 लाख से बढ़ के 55 लाख हो गई है। एंड सिंस यू एज अ कस्टमर, आप हमारे लिए क्या हो, एक लाइबिलिटी हो, यानी कि सर आपका आपकी जो भी स्क्रीन गायब हो बैलेंस, गई। आपका जो भी बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, वो क्या है, वो कह रहे हैं, वो क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप अपने अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा रहे हो, तो वो उस बैलेंस के बढ़ाने की वजह से क्या है, हम अपनी तरफ से क्या बढ़ा रहे हैं, हमारी एक सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी बढ़ रही है, एंड दैट इज व्हाई योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और जब आप पैसे निकालोगे, तो पैसे निकालते वक्त क्या लिखा हुआ आएगा, पैसे निकालते वक्त लिखा हुआ आएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्यों? क्योंकि बैंक वाले अगेन अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होते हैं कि भाई क्योंकि आप हमारे लिए लाइबिलिटी हो। अब अगर आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए थे और आपने 2 लाख रुपए निकाल लिए हैं, तो क्योंकि आप लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे बढ़ती है, डेबिट साइड पे कम होती है। अगर आप अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, तो हम अपने पास अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे। और अगर आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि आपने कोई पेमेंट किया, पैसे निकाले अकाउंट से, तो हम हमारी लाइबिलिटी को कम करेंगे, विच इज डन ऑन दी डेबिट साइड। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो पैसा बिजनेस के लिए, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, वो बिजनेस के लिए तो एसेट है, लेकिन बैंक के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बैंक के अंदर वो पड़ा हुआ पैसा क्या है, लाइबिलिटी है। इसी वजह से जब आप बैंक के अंदर पैसे लेके आते हो, तो बैंक वाले आपको मैसेज करते हैं क्रेडिट का, और जब आप बैंक से पैसे निकालते हो, तो वो मैसेज करते हैं डेबिट का। क्रेडिट का मतलब कि हमने आपके अकाउंट को बढ़ा दिया, आपकी जो हमारे पर्सपेक्टिव से अगर देखो, यानी बैंक के पर्सपेक्टिव से देखो, तो हमने अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। और अगर सर आप पैसे मतलब निकाल अपनी रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से बताते, क्या? वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बिल्कुल पर्सपेक्टिव बिल्कुल से बताते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बैंक वालों के लिए एज अ कस्टमर आप कौन हो, उनकी लाइबिलिटी हो। आपके अकाउंट में जितना ही पैसा पड़ा हुआ है, दे आर लाइबल टू पे यू दैट अमाउंट, तो उनके लिए ये एक ऑब्लिगेशन है, एंड दे विल ट्रीट यू एज अ लाइबिलिटी। अब होना क्या चाहिए भाई, उसूली तौर पे होना ये चाहिए कि एक महीने के अंदर मेरे बिजनेस ने जितनी अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन करी, ऐसे साल के शुरू में 5 लाख, महीने के शुरू में 5 लाख रुपए थे, एक्स वाई जी अमाउंट का मैंने जो है कई ट्रांजेक्शन से मेरे पैसा निकाला, कई ट्रांजेक्शन के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसा आया। फाइनल क्लोजिंग बैलेंस मेरे अगर कैश बुक का 6 लाख रुपए आता है, तो बैंक स्टेटमेंट जो बैंक वाले मेंटेन कर रहे थे, उसका भी क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए था, उसूली तौर पे 6 लाख रुपए आना चाहिए था भाई, क्योंकि दोनों मेंटेन तो सेम ही चीज कर रहे हो ना। मैं भी मेरे अकाउंट के बैलेंस को मेंटेन कर रहा हूँ, और बैंक वाले भी मेरे अकाउंट के बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। मैं बस अपने बैलेंस को कैश बुक में मेंटेन कर रहा हूँ, वो अब जो है मेरे बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के अंदर मेंटेन कर रहे हैं। तो दोनों के बैलेंसेस क्या होने चाहिए थे, मीट होने चाहिए थे, लेकिन दैट इज नॉर्मली नॉट द केस। बिजनेसेस के लिए बात कर रहा हूँ। ये बात कह देना निहाल अभी कि नहीं सर, मैंने अब्बू से पूछा, वो तो कह रहे थे भाई हमारा अकाउंट तो जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल मैच करता है। भाई वो पर्सनल इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है, अभी बिजनेसेस की बात हो रही है। बिजनेसेस देखो, हम तो ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमारे पास तो फॉरेन मैसेज ईमेल आ जाती है ना, और हमारी ट्रांजेक्शन भी जो है वो कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। एक मिनट दिएगा। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि जो दोनों बैलेंसेस हैं, मेरे एक कैश बुक का बैलेंस जो मैं अपने बिजनेस का मेंटेन कर रहा हूँ, इन कैश बुक और जो क्या कहते हैं बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस मीट कर रहे हैं, वो मीट होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली दैट्स नॉट द केस। हम जरा देखते हैं कि भाई क्यों सर ऐसा हो रहा है कि जो बैलेंसेस मीट करने चाहिए वो बैलेंसेस मीट नहीं कर रहे। ऑब्वियसली ड्यू टू सम एरर्स, जैसे हमने एसएलसी के रिकंसिलिएशन के अंदर पढ़ा था कि भाई कुछ ना कुछ एरर हो गया होगा, कोई चीज ऐसी हुई होगी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी होगी, या मैंने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर ली होगी, या कुछ हो सकता है ऐसा एरर भी हो जो बैंक से हो गया हो, और क्या कहते हैं
मैंने अपने पास कोई ऐसी चीज हो सकती है जो रिकॉर्ड कर लियो, बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड ना करी हो, कोई भी मतलब एरर ही होगा जिसकी वजह से दोनों बैलेंसेस मीट नहीं करते। तो लेट्स डिस्कस के ऐसे कौन से पोटेंशियल एरर्स हैं जिसकी वजह से ये मसला, ये डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। So when the business deposit money into the business bank account, it is an asset for the business, which the business will record on the debit side, obviously. At the same time, the same amount will be a liability for the bank. बैंक के perspective से देखा जाए तो वो पैसा जो आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराया है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। And so the bank will record it on the credit side. Every transaction between the business and the bank will be recorded by the business in the cash book and by the bank in its bank statement. And hence, at the end of each month, the bank balance in the cash book must be equal to the balance in the bank statement. सर Unfortunately, usually it's not the case. जी बोलिए। सर बैंक स्टेटमेंट एक अकाउंट होता है, क्या होता है? हाँ, एक सॉर्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट आप समझ लो, एक मतलब उसका अकाउंट अकाउंट समरी नहीं, होती बैंक है। स्टेटमेंट होगा बस। इट्स इट्स अकाउंट समरी, यानी कि समझ लो एक सॉर्ट ऑफ, इसको आप अकाउंट ही समझ लो। इट विल हैव अ ओपनिंग बैलेंस, इट विल ऑब्वियसली हैव अ क्लोजिंग बैलेंस, सो यू कैन कंसीडर इट एज अकाउंट एज वेल एज एन अकाउंट समरी के आपके एक तो बंदा है या हमें एक जो इसके टू बिजनेस है। अकाउंट बनाने होते हैं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, बैंक बैंक स्टेटमेंट तो बैंक वालों का बनाने का काम है ना, आपका काम नहीं है बनाना बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले अरे बनाएंगे। मतलब सवाल सवाल के अंदर। हाँ हाँ, सवाल के अंदर भी बात कर रहा हूँ, सवाल के अंदर भी बैंक वाले ही बैंक स्टेटमेंट बना के देंगे ना, आप क्यों बनाओगे? तो सवाल के अंदर सी एग्जामिनर आपको बैंक स्टेटमेंट बना के देगा। ओके। So it's not the case, and hence there is a need to reconcile the cash book prepared by the business with the bank statement prepared by the bank. क्योंकि दोनों के बैलेंसेस सेम नहीं होंगे तो हमें दोनों के बैलेंसेस को क्या करना है, रिकंसाइल करना है। कैसे रिकंसाइल करेंगे? सबसे पहले रिकंसाइल करने से पहले समझते हैं कि भाई फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे हैं विच कैन क्रिएट अ डिफरेंस। तो पहले पास जो हमारा सबसे पहला जो डिफरेंस है, विच कैन, जो कुछ रीजंस हैं इनकी वजह से डिफरेंस आएगा, उसमें पहला रीजन है हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर का। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है भाई? अब जरा सा सुनिएगा, डेफिनेशंस आती हैं, दो दो मार्क जो अभी रिसेंट सवाल भी जो मैंने आपको बताया आया है पिछले दो एग्जामिनेशन सीरीज में से किसी एक में, उसके अंदर भी काफी सारी डेफिनेशंस पूछी गई थी। सबसे पहली चीज जो कि डिफरेंस क्रिएट करती है दैट इज द स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है भाई? स्टैंडिंग ऑर्डर तो ये होता है कि मैंने अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्ट किया हुआ है टू ट्रांसफर, तीन वर्ड्स बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, टू ट्रांसफर अ सर्टेन अ फिक्स अमाउंट ऑन अ फिक्स डेट टू अ फिक्स पर्सन अकाउंट। फिर से रिपीट करूंगा, अगर मैंने मेरे बैंक को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है टू ट्रांसफर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन अ फिक्स डेट टू अ फिक्स्ड अकाउंट, देन दैट इज रेफर्ड टू एज स्टैंडिंग ऑर्डर। कैसे, कब हो सकता है भाई? लेट से मैं अगर बिजनेस हूं ना, तो मेरी एक बड़ा बिजनेस हूँ, मेरी मल्टीपल जगहों पर जो है ऑपरेशन चल रहे हैं, तो मल्टीपल जगहें मैंने रेंट पे ली हुई होंगी, उन मल्टीपल जगहों का जो रेंट है, अब मैं अगर मैनुअली हर जगह जाके रेंट भरने लग जाऊं हर क्या कहते हैं महीने के स्टार्ट में, तो मेरे पास थोड़ी इतना टाइम है कि मैं जा जाके रेंट भरता फिरूं। तो मैं क्या कहूंगा बैंक को, मैं कहूंगा भाई 4 लाख रुपए का रेंट आपने इस दुकान के है बनता, मेरा लेट से एक लकी वन में दुकान है, 4 लाख रुपए का रेंट इस दुकान का है, इस दुकान के ओनर फला फला बंदे हैं, इनका ये अकाउंट नंबर है, हर महीने की 5 तारीख को इस बंदे को 4 लाख भेज दो। एंड सिमिलरली जो भी अदर मेरी दुकानें होंगी उनका भी जो जो रेंट होगा, मैं उन सब का स्टैंडिंग ऑर्डर बना के किसको दे दूंगा? बैंक को दे दूंगा। बैंक हर महीने की 5 तारीख को जितनी भी अमाउंट जिस जिसके नाम पे बनी, क्योंकि हर महीने रिपीटेडली करता रहेगा। कब तक सर फिर करेगा? जब इंटरेस्ट तक क्यों आता मैं है? खुद से जाके मना कर ना कर दूं। क्या कह रहे हो? फिर इंटरेस्ट क्यों आता है? कौन सा इंटरेस्ट क्यों आता है? मतलब जब टाइम पे पेमेंट्स होंगी सारी इस तरह स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ, तो फिर हम्म मैं तुम्हारा फिर सवाल रेंट ही नहीं पे। समझा। मैंने इंटरेस्ट की बात ही कहाँ करी है अभी तक? मैंने तो कोई बात नहीं करी सर इंटरेस्ट मैं की। वैसे ही पूछ रहा हूँ कि स्टैंडिंग ऑर्डर को हमेशा यूज करते हैं या कभी कभी करते कभी कभी करते हैं ना, हमेशा यूज करेंगे? हैं? कभी कभी हमेशा भी करेंगे करते तो हैं। नुकसान से बचेंगे ना। क्यों? आपकी हमेशा आपको एक फिक्स बंदे को पैसे, इंटरेस्ट बात भी तो जाएगा। पहली बात तो आपको एक हमेशा फिक्स बंदे को पैसे नहीं देने होते, बंदे आपके चेंज होते हैं। दूसरी बात ये कि आपको हमेशा हर बंदे को फिक्स अमाउंट नहीं पे करनी होती है। तो रेंट एक ऐसी चीज है जो कि आपकी फिक्स रहती है, तो साल 2 साल तक फिक्स रहती है और फिर उसके बाद चेंज नहीं होती। और हर बार जो है आपको फिक्स डेट को भी अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर नहीं करनी होती है। आप कभी देर सवेर करना चाहते हो पैसे देने में, तो यू वॉन्ट यू मेक यूज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑलवेज फॉर ऑल योर पेमेंट्स। हाँ, सर्टेन पेमेंट जो कि रिपीटेड है नेचर के अंदर, जो कि आपको फिक्स डेट पे ही पे करनी है, उनके लिए या यू विल मेक यूज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इंटरेस्ट की तो ओके। कोई बात यहाँ पे मेरे सेंसिबल नहीं बन रही। अच्छा खैर, अब जो बात यहाँ पे समझने की, आपको समझ आ गया भाई स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया था कि ट्रांसफर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन अ फिक्स्ड डेट टू अ फिक्स्ड अकाउंट। और अब
तो समझने की बात है ना, बैंक तो हर महीने ये काम, हर हर महीने आपके अकाउंट से पैसे निकाल के अगला बंदा जिसका आपने अकाउंट दिया है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, जो भी आपने अमाउंट स्पेसिफाई की हुई और जो भी डेट स्पेसिफाई की है उस डेट को। अच्छा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, लेकिन आपको पता कब चलेगा? अब तुम लोग बोलो सर हमारे पास फॉरेन मैसेज आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। भाई बिजनेस चल रहा है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पर्सनल बंदा नहीं है, मैं या तुम नहीं हो, या जो है हमारे पेरेंट्स नहीं है कि भाई ये एक ट्रांजेक्शन करी तो हमें फॉरेन ईमेल भी आ गई और मैसेज भी आ गया और हमें पता चल गया कि कितने पैसे कटे कितने पैसे नहीं कटे। बिजनेस के अंदर, अगर बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहली बात है कि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, वेरी लार्ज कॉर्पोरेशन, उनके अंदर तो ये मोबाइल वाला सिस्टम ही नहीं होता, क्योंकि हर मिनट, हर तो आधे घंटे, हर 15 मिनट, हर 10 मिनट बाद कोई कस्टमर आ रहा है पैसे डाल रहा है। बिजनेस का नॉर्मली बैंक अकाउंट एक ही होता है, मैक्सिमम दो तीन अकाउंट हो जाते हैं बिजनेसेस के, सारी ट्रांजेक्शन उसी के अंदर हो रही है। तो बैंक वालों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन का ईमेल और मैसेज के ऊपर ट्रैक रखें और उसको रिकॉर्ड करते रहे। तो होता क्या है, वो जो ट्रांजेक्शन अपने हाथ से करते हैं, पे ऑर्डर वगैरह बनाते हैं, उसको तो फौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है जो कि रिपीटेडली हो रही है और उनको पता ही नहीं चला कि ट्रांजैक्शन हो रही है, तो फिर भाई इनको पता कब चलेगा कि ट्रांजैक्शन हो गई है? व्हेन द बैंक स्टेटमेंट विल बी रिसीव्ड। जब उनके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी तो वो बोलेंगे यार ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर हमारे अकाउंट लेट से 4 लाख से डेबिट हुआ है। फिर वो देखेंगे अच्छा यार ये तो हमारी स्टैंडिंग ऑर्डर था जो हमने रेंट के लिए बनाया हुआ है, तो जाके वो उसको अपनी कैश बुक के अंदर एडजस्ट करेंगे, बोलेंगे यार ये तो हमने कैश बुक में डाला ही नहीं था। सिमिलरली, अच्छा सिमिलरली एक और डॉक्यूमेंट जो कि बिजनेसेस यूज करते हैं, दैट इज डायरेक्ट डेबिट। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या था? फिक्स डेट, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। बैंक स्टेटमेंट के अंदर फॉरन रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, लेकिन कैश बुक के अंदर, यानी बिजनेस को कब पता चलेगा? बिजनेस को तब पता चलेगा जब महीने के एंड में बैंक स्टेटमेंट आएगी, तब पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चलेगा। सिमिलरली डायरेक्ट डेबिट भी एक सेम किस्म का डॉक्यूमेंट है जो कि बिजनेसेस यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो अकाउंट है वो तो फिक्स्ड होता है, जो डेट है वो भी फिक्स्ड होती है, लेकिन जो अमाउंट है वो चेंज होती रहती है। अब ऐसी एग्जांपल मैं आपको दूं तो, अगर लेट से मैं बिजनेस हुआ, मेरे अगेन मल्टीपल जगहों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना तो मैंने के इलेक्ट्रिक को ही है, हर महीने देना है। डेट भी अपनी मर्जी की भाई रख लूं कि ड्यू डेट से 2 दिन पहले आप लेट से जमा करवा दो, तो डेट भी फिक्स्ड हो गई। लेकिन जो अमाउंट है वो हर महीने क्या हो रही है, चेंज हो रही है। गर्मियों के महीने में शायद मेरे एसी ज्यादा चल रहे हैं तो बिल ज्यादा आ रहा है, सर्दी के महीने में मेरी इलेक्ट्रिसिटी इतनी लेट्स ऑफिस में इस्तेमाल नहीं हो रही तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आ रहा है। तो उस पेमेंट के लिए मैंने बैंक को क्या दिया हुआ? स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर में मैंने बैंक को बता दिया होगा भाई ये मेरे के इलेक्ट्रिक का जो मतलब जो भी मेरी दुकान है उसका जो बिल नंबर है वो ये है, आप हर महीने बिल नंबर डालो, आपके पास अमाउंट आ जाएगी, वो सर्टेन अमाउंट जो आपके पास आ जाए। अब ये सर्विस मुझे तो मेरी मिलेगी, मैं जाके बैंक को बोलूँ ना अभी यार ये मेरे घर का बिल आता है, ये तुम हर महीने जो है ना अकाउंट डालो, क्या कहते हैं अपने पास, तो तुम्हारे पास बिल की अमाउंट आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर डालने के बाद वो तुम जो है मेरे अकाउंट से काट के कर लेना। बैंक वाला बोलेगा क्या मजाक कर रहे हो यार, आपका ये 20-25 हजार रुपए का 30 हजार रुपए का बिल के लिए मैं कहाँ जो है ये सारा करता रहूंगा। लेकिन बिजनेसेस के लिए, क्योंकि एक तो अमाउंट भी बड़ी होती है और फिर बिजनेस की एक जगह का थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, बिजनेस को 50 जगह का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो उनको बैंक ये फैसिलिटी देते हैं। और ये फैसिलिटी फ्री नहीं होती, ये फैसिलिटी बिजनेसेस को ही मिलती है, बिजनेसेस के बैंक अकाउंट भी डिफरेंट होते हैं और उनको चार्जेस भी बैंक को उसी हिसाब से पे डिफरेंटली देने पड़ते हैं। तो डायरेक्ट डेबिट क्या है भाई? फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डेट, बट जो अमाउंट है वो क्या होगी? सर्टेन होगी। अच्छा, ये पैसे भी आपके अकाउंट से कट जाएंगे फॉरेन, और बैंक वाले तो उसको फॉरेन अपने पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन आपको कब पता चलेगा? आपको अगेन तभी पता चलेगा जब आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक स्टेटमेंट निकल कर आएगी। आफ्टर स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डायरेक्ट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। सर ओवर स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑर्डर में बैंक जब पैसे देता है तब क्यों नहीं रिकॉर्ड करता, पहले से क्यों कर रहा है? क्या नहीं, बैंक जब पैसे दे रहा है, जब पैसे कट रहे हैं, बैंक तभी उसको रिकॉर्ड कर रहा है, पहले से कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये कह रहे हैं इमीडिएटली रिकॉर्डेड, अच्छा हाँ, इमीडिएटली रिकॉर्डेड जब वो ट्रांसफर हो जाता है। जब वो ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और बैंक जो बिजनेस है उसको कब पता चलेगा? जब उसके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। अच्छा। देन सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई? ओवरड्राफ्ट हमें पता है इट इज अ फैसिलिटी दैट वी कैन अवेल फ्रॉम द बैंक। अगर हमारे पास 10 हजार रुपए और हमें 15 हजार की जरूरत है तो हम बैंक से ये फैसिलिटी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप हमें 5 हजार का एक शॉर्ट टर्म सा लोन दे दो, हमारे अकाउंट को नेगेटिव कर दो और हम आपको ये बहुत ही जल्दी पे कर देंगे। अब अगर हम उसको वो अमाउंट पे करने में फेल हो जाते हैं, यानी कि हम उसको वो अमाउंट उस ड्यू डेट के अंदर पे नहीं करते, तो हमें पता है कि ओवरड्राफ्ट के ऊपर एक हेफ्टी इंटरेस्ट है जो कि बैंक चार्ज करता है। अब ये इंटरेस्ट बैंक तो चार्ज करता रहेगा अपने पास। जब मेरा अकाउंट 5 हजार के ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो बैंक अब मेरे ऊपर डेली, ओवरड्राफ्ट के ऊपर डेली का इंटरेस्ट चार्ज होता है।
वो डेली का इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मुझे कब पता चलेगा कि यार ये XYZ अमाउंट का इंटरेस्ट बैंक ने मेरे ओवरड्राफ्ट पे चार्ज कर दिया? जब अगेन मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। सो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज चार्ज ऑन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी व्हेन इट इज अवेल्ड बाय द बिजनेस। इट विल बी recorded by the bank immediately in the bank statement, but will only be recorded by the business again once the bank statement is received। तो यहां से भी पैसा आपका कटता जा रहा है, एक तरीके से डेफिसिट बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो भी आपके अकाउंट तो वैसे ही हम कह रहे हैं ओवरड्राफ्ट नेगेटिव चल रहा है, तो कटेगा क्या, लेकिन वो जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, वो ओवरड्राफ्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो कि बैंक आपके ऊपर चार्ज कर रहा है। देन वी हैव गॉट बैंक चार्जेस। अच्छा, ये एक ऐसा है जिससे तुम लोग शायद अब इजीली घर पे भी बात करो तो रिलेट कर पाओगे कि बैंक चार्जेस जो होते हैं बैंक एनुअली डिडक्ट कर लेता है। और बैंक जब बैंक चार्जेस डिडक्ट करता है तो कोई मैसेज भी नहीं करता, कोई ईमेल भी नहीं करता। ये एक वाहिद ऐसी चीज है जो कि इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर भी ऐसी ही होती है। जैसे ही साल गुजरता है, जो भी इनकी डेट होती है, मीजान बैंक मुझे याद है शायद जून के आसपास जो है वो जो भी बैंक चार्जेस होते हैं 3,000 रुपये शायद आजकल चल रहे हैं, वो 3,000 रुपये वो डिडक्ट कर लेता है। और कोई मैसेज नहीं आता, कोई ईमेल नहीं आती। जब आप अपना ऐप के अंदर जाके स्टेटमेंट खोलते हो या आपके पास मंथली स्टेटमेंट रिसीव होती है तो आप देखते हो कि यार ये इन्होंने 3,000 रुपए के बैंक चार्जेस जो है वो डिडक्ट किए हुए, जो कि नॉर्मली डेबिट कार्ड और ये मोबाइल बैंकिंग और चेक बुक वगैरह की फैसिलिटी के लिए बैंक इंडिविजुअल अकाउंट से काटता है। तो अगेन बैंक चार्जेस भी कट जाएंगे और बैंक वाले तो इसको फॉरेन बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे इमीडिएटली जैसे उन्होंने बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से काटे हैं। आपको कब पता चलेगा? आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास वंस यू रिसीव द बैंक स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ। देन बैंक चार्जेस के बाद वी हैव गॉट डिसऑनर्ड चेक्स, जो कि हमें पता है डिसऑनर चेक क्या होते हैं। इसको हम अनपेड चेक भी कहते हैं, रेफर टू ड्रॉर भी कहते हैं, SLC के अंदर कई दफा यूज भी हुआ है। क्या होता है भाई इसके अंदर? आपने चेक डाला, आपने चेक डाल दिया तो आपने अपनी कैश बुक को क्या कर लेते हो, कैश बुक आप कहते हो कि मेरे बैंक में पैसा आ गया, अभी चेक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपने कहा कि मैंने चेक डाल दिया तो पैसे आ ही जाएंगे। आपने अपने बैंक अकाउंट को कैश बुक के अंदर डेबिट कर लिया और जो भी वो ट्रेड रिसीवल वगैरह था उसको आप कर लेते हो क्रेडिट। 2 दिन बाद अगर आपका चेक जो है वो अनपेड आ जाए, वापसी आ जाए, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर तो फॉरेन रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि भाई आपने इस डेट को जो चेक पे किया था ये अनपेड वापसी आ गया है, ये क्लियर होके नहीं आया, यानी कि ये पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए। अब आप खुश हो, आपने लिखा हुआ है कि अपनी कैश बुक के अंदर क्या ये पैसे आ गए, और पता चला कि वो जो लेट्स से एक XYZ अमाउंट का चेक था वो तो क्लियर ही नहीं हुआ। आपको अब कब पता चलेगा? क्योंकि राइट नाउ यू आर नॉट एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होते तो फौरन पता चल जाता ना, क्योंकि इंडिविजुअल होते तो आप 2 दिन तक पैसे नहीं आते, तीसरे दिन आप खुद ही बैंक चल के चले जाते और कहते यार मैंने चेक डाला था क्लियर क्यों नहीं हुआ, तो वो बता देता सर ये चेक आपका बाउंस पड़ा है, चेक आप पेप्सी ले लें। लेकिन इस केस के अंदर यहाँ पे बिजनेस है, तो बिजनेस को तो ऐसा नहीं है ना कि बिजनेस से बंदा जाए, छोटा बिजनेस भी हो तो वो जा सकता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज कॉर्पोरेशन, तो उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास जो चेक आया तो फिर जाके जनाब जो मैं बंदा लगा दूंगा। मेरे पास तो डेली के मल्टीपल चेक्स आ रहे हैं अगर मेरा बिजनेस बड़ा है, तो उसके अंदर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर 2 दिन बाद जाके अपने अकाउंटेंट को कहूँ कि भाई जाके चेक करो वो चेक क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे कब पता चलेगा अगर कोई चेक जो है वो अनपेड वापसी आ गया है, रेफर टू ड्रॉर हो गया है? कब पता चलेगा? जब मेरे पास अगेन बैंक स्टेटमेंट आएगी और बैंक वाले इसको अपने पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेंगे। देन वी फिर हैव रेफर गॉट टू ड्रॉ? ओ सेम सेम डिसऑनर चेक, अनपेड चेक, रेफर टू ड्रॉर, ये 3 डिफरेंट नाम है जो कि आपके पास पेपर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं फॉर द सेम थिंग, दे रिप्रेजेंट द सेम ड्रॉवर थिंग, दे क्या होता रिप्रेजेंट क्या? है? ड्रॉवर क्या होता है? ड्रॉर यानी कि जो आप जो बंदे जिससे आपने पैसा निकालना है ना, उसने रेफर टू ड्रॉर का मतलब ये है कि जहां से आप पैसा निकालने की, जिस अकाउंट से आप पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हो उसी के पास वापसी जाओ। क्यों? क्योंकि वो चेक बाउंस हो गया है, अब या तो उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है इस वजह से उसका चेक बाउंस हो गया। तो ड्रॉर इज द अकाउंट या इज द होल्डर ऑफ द अकाउंट जिससे आपने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई इसके अकाउंट से मुझे पैसे दो। सो लेट्स से मैंने तुम्हें अगर कोई चेक दिया है ना, तो इन दिस केस के मैंने तुम्हें अपना चेक दिया कि जाओ यार जाके 5 लाख रुपए निकाल लो, कोई पेमेंट थी वो पेमेंट क्लियर हो जाएगी। अब अगर मेरा चेक बाउंस होता है तो रेफर टू ड्रॉर मींस कि वो तुम्हें बोलेगा रेफर टू ड्रॉर, जिसका मतलब ये है कि तुम जो मैं हूं यानी जिसने तुम्हें चेक दिया है उस द ड्रॉर इन दिस केस जिसके अकाउंट से विड्रॉल होना था। ड्रॉर इज द वन जिसके अकाउंट से क्या होना है, विड्रॉल होना है। वो ये कह रहा है कि उससे जाके रेफर करो, उसके उसमें अकाउंट में बैलेंस नहीं है या उसने साइन गलत कर दिया, व्हाट्स एवर द नया रीजन इज, चेक वापस वो देते हैं? आपको क्लैरिटी देगा। क्या? वो नया चेक वापस देते हैं, क्या करते नहीं नहीं, नया नहीं, वो वही पुराना चेक आपको वापसी देते हैं कि भैया क्लियर नहीं हुआ या आप वापसी देते हैं? अच्छा सर, बैंक चार्जेस एनुअली होते हैं मंथली होते हैं। एनुअली एनुअली, हैं? नॉर्मली एनुअली होता है बिजनेसेस के लिए, लेकिन हाँ कि बिजनेसेस हैं तो बिजनेसेस के लिए अब देखो डिफरेंट वो पैकेजेस होते हैं जो बैंक डिफरेंट पैकेजेस अलाउ करते हैं, तो उनके लिए समटाइम्स मंथली भी हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी साइज की जिसको वो मैनेज कर रहे हैं।
अभी तो मैंने अमेजॉन बैंक वगैरह का सुना था कि अगर आपके अकाउंट के अंदर 1 बिलियन से ज्यादा है तो वो देवर चार्जिंग स्पेसिफिक परसेंटेज मंथली एज वेल। तो ये वाली चीज भी इसके अंदर होती है। देन वी हैव गॉट क्रेडिट ट्रांसफर। अच्छा जी, क्रेडिट ट्रांसफर। अच्छा, निहाल भी ज्वाइन कर। अच्छा जी, तो फिर क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है? क्रेडिट ट्रांसफर इज अगेन वेरी सिंपल। इसके अंदर बस ये होता है कि आपके पास क्या हो रहा है, आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ गए डायरेक्टली। लेट्स से आपके किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पैसे जो है जमा करवा दिए और आपको बताया नहीं। अब जैसी उस बंदे ने, जो आपका कस्टमर था, बैंक के आपके अकाउंट के अंदर पैसे जमा कराए, तो बैंक वालों ने तो उसको इमीडिएटली कंसीडर किया और बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड भी कर लेंगे। लेकिन जो बिजनेस होगा, बिजनेस को कब पता चलेगा यार इस बंदे ने ही पेमेंट कर दिया है? बिजनेस को तब पता चलेगा जब उनके पास अगेन बैंक स्टेटमेंट आएगी। लेकिन यहाँ पे जरा आप रियलाइज करो कि अभी तक जो ऊपर तक हमने जो स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, आपका इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस और डिसऑनर चेक पड़ा है, इस सब में आपके अकाउंट से पैसे कट रहे थे। यानी कि ये सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही थी, पैसे जा रहे थे, आ नहीं रहे थे। और ये जो क्रेडिट ट्रांसफर है या सिमिलरली जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्या है कि आपने अपने अकाउंट के अंदर को खास एक स्पेसिफिक अमाउंट कराई हुई थी, या इवन जो आप सर्टिफिकेट्स वगैरह भी लेते हो, तो उसमें आप ये, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कहो कि यार जो इससे इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो इंटरेस्ट मेरे ये रनिंग अकाउंट के अंदर डालते रहो ताकि मैं उसको इस्तेमाल करता रहूं। तो आपका लेट से जो भी आपने कोई सेविंग अकाउंट था, कोई आपने बॉन्ड्स वगैरह एज अ बिजनेस खरीदे हुए थे, तो उसका जो इंटरेस्ट बना था, वो इंटरेस्ट बन के डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब इंटरेस्ट जब जैसी बैंक वालों ने उसको रिकॉर्ड, जैसी डिपॉजिट किया आपके अकाउंट के, तो वो तो फॉरन फॉरन उसको जो है इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे बैंक स्टेटमेंट में। लेकिन आपको कब पता चलेगा? आपको अगेन तभी पता चलेगा जब आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी। तो ये जो क्रेडिट ट्रांसफर है और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, ये जो दो एलिमेंट्स है, इसके अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। वो अलग बात है कि आपको पता तभी चलेगा जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता कब चल रहा है, आपको पता तब चल रहा है जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ रही है इन सारे एरियर्स का। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई बाकी सब में जो ऊपर हमने पढ़ा, आइदर स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, एडिस ऑन चेक, उन सब में पैसा जा रहा था, देवर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जबकि क्रेडिट ट्रांसफर और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के अंदर आपके पास पैसा आ रहा है, विच indicate that they are debit transactions. Then उसके बाद सर, एक नोट, ए लेवल क्या के लिखा हुआ है भाई सिलेबस में नोट के अंदर? ऑल द आइटम्स। ए लेवल के सिलेबस में बॉन्ड से रिलेटेड कुछ आता नहीं, नॉट एज सच, नॉट है? एज सच। All the items which were recorded by the bank in the bank statement and but not yet by business will be recorded by the business once the bank statement is received, and are going to be the part of updated cash book in which all the elements which have led to cash inflow outflow not कंसीडर्ड बिजनेस विल बी रिकॉर्डेड। तो ये बात ही हो रही है कि भाई जो चीजें बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट के अंदर फॉरेन ट्रांजैक्शन के होते रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन बिजनेस ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी, तो जैसे ही बैंक स्टेटमेंट आएगा, बिजनेस उन तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेगा जिनकी वजह से पैसा कटा है, उनको क्रेडिट साइड पे, जिनकी वजह से पैसा आया है उनको डेबिट साइड पे। सो लेट्स से स्टैंडिंग ऑर्डर था आपका, डायरेक्ट डेबिट था, बैंक चार्जेस था, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था, डिसऑनर चेक था, इन सब की वजह से पैसा कट रहा था। तो यू विल, दिस अपडेटेड कैश बुक विल बी मेड बाय द बिजनेस। बिजनेस के पास बैंक स्टेटमेंट आई, अब बिजनेस क्या करेगा, मैं आपको प्रोसेस बता दूं। बिजनेस एक हाथ में लेगा अपनी सीधे हाथ में बैंक स्टेटमेंट, और उल्टे हाथ में लेगा अपनी कैश बुक, और देखेगा कि यार कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन हैं, क्योंकि डिफरेंस तो आ गया। अब डिफरेंस आ गया तो तरीकेकार यही बनता है कि आप एक हाथ में लो बैंक स्टेटमेंट और एक हाथ में लो कैश बुक, और देखो कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है भाई, तो बैंक वालों ने तो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर ली लेकिन हमसे रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो वो ट्रांजेक्शन आप फिर किधर रिकॉर्ड करोगे? दोज ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन दी अपडेटेड कैश बुक। जो पैसा कटा होगा, दैट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, और जो पैसे आपको रिसीव हुए हैं और आपको पता नहीं थे, बैंक स्टेटमेंट आने के बाद पता चला है, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अपडेटेड कैश बुक। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने अपने दिमाग में रखनी है, वो क्या रखनी है, कि अगर मैं आपको यहाँ पे कह दूं ना कि ये रही बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट का ये रहा डेबिट कॉलम और ये रहा क्रेडिट कॉलम, तो भाईजान, और आप लेके बैठे वो सीधे हाथ में बैंक स्टेटमेंट, उल्टे हाथ पे आप लेके बैठे वो कैश बुक, तो ये बात आपने नहीं भूलनी कि कैश बुक का जो डेबिट कॉलम है वो रिप्रेजेंट करेगा बैंक स्टेटमेंट के
क्रेडिट कॉलम को। क्यों? क्योंकि जब जब आप अपनी कैश बुक में डेबिट एंट्री करते हो, दिखाते हो कि मेरा एसिड पड़ रहा है, तब तक बैंक वाले अपनी पास बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट एंट्री करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ नीचे नोट भी डाला हुआ है। नोट क्या डाला हुआ है भाई? नोट डाला हुआ है, ये देखे, in order to prepare the updated cash book, this will compare the initial cash book, यानी कि एक हाथ में बैंक स्टेटमेंट, एक हाथ में कैश बुक with the bank statement, and all transactions that are in the bank statement but not in the initial cash book जो आपने पहले बनाई थी will be recorded in the updated cash book। आप उसको किधर रिकॉर्ड करोगे? अपडेटेड कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करोगे। और ये बात मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट will be compared, जो कि बहुत कॉमन सेंस की बात है, सिर्फ लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट विल बी कंपेयर्ड विद द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कंपेयर्ड विद द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। क्यों भाई? क्योंकि जो पैसा आप अपने पास एज एसेट रिकॉर्ड करते हो ऑन द डेबिट साइड इनफ्लो होते वक्त, वो बैंक अपने पास एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है बैंक स्टेटमेंट में ऑन दी क्रेडिट साइड। विल बी कंपेयर्ड विद द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो अगर आप क्रेडिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट को डेबिट साइड ऑफ कैश बुक से कंपेयर कर रहे हो, तो डेबिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक से कंपेयर करी जाएगी। और फिर अगर आप देखते हो कि यार बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे कोई ट्रांजेक्शन आई हुई है और कैश बुक के डेबिट साइड पे वो ट्रांजेक्शन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो कोई क्रेडिट ट्रांसफर होगा या वो कोई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट होगा, जिसको आप अपडेटेड कैश बुक बनाते वक्त डेबिट साइड पे डाल लोगे। या आप देखते हो कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे तो मौजूद है लेकिन कैश बुक की क्रेडिट साइड पे मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि वो या तो आइदर स्टैंडिंग ऑर्डर होगा या डायरेक्ट डेबिट या बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट या डिसऑनर चेक। वो आप देख के यहाँ पे अगेन अपडेटेड कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दोगे। सर देन क्रेडिट वन ट्रांसफर लास्ट नोट इज दैट, बेटा क्रेडिट ट्रांसफर ये ना कि कस्टमर ने डायरेक्टली बिना बताए आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो अब आपको कब पता चला जब बैंक स्टेटमेंट आई तो पैसा आ रहा है ना, तो दैट्स व्हाई अपडेटेड कैश बुक में डेबिट साइड पे आएगा। तो सो बगैर बैलेंस बताए? बीडी ऑफ अपडेटेड कैश, ओ यार वो तो कस्टमर को कॉल करके पूछना पड़ेगा। या बिना बताए ये कि डाल दिया, लेट्स से उसकी को फ्लाइट थी, जाना था, जाने से पहले आपका चेक डाल दिया फॉर एक्स वाई जी रीजन। ये ऐसा नहीं है कि रिपीटेडली यही सारी चीजें होंगी, लेकिन क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो गया हो कि उसने ट्रांसफर कर दिया आपको अकाउंट और आपको बताया नहीं कि यार ये ट्रांसफर हो वैसे गए, कुछ भी या हो लेट्स से एक सकता है। सर्टेन डेट पे उसने, हाँ बिल्कुल, मतलब फॉर एक्स वाई जी रीजन ये एग्जिस्ट कर सकता है ना कि उसने बिना बताया आपके पैसे भेज दिए। तो आपको तब कब पता चलेगा? जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। Then one last note is that balance BD of updated cash book will come from the closing balance of initial cash book, यानी कि जो ये बैलेंस बीडी यहाँ लिखा हुआ है ना, ये कहाँ से आया है? ये मैं घर से नहीं लेके आया हूँ, ये जो मेरे पास इनिशियल कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, जस्ट लाइक एसएलसीए के अंदर जब एडजस्टेड या अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते थे, तो उसका बैलेंस बीडी जो पिछला हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता था वहां से निकल के आता था, सिमिलर टू दैट जब मैं अपडेटेड कैश बुक बनाऊंगा तो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस बीडी जो मेरी पिछली कैश बुक थी उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस बीडी होगा वही सेम बैलेंस बीडी यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। सो बैलेंस बीडी ऑफ अपडेटेड कैश बुक will come from the closing balance of the initial cash book prepared by business which will be given in the question। it must also be kept in mind, क्या दिमाग के अंदर अपनी खोपड़ियों के अंदर रखना है कि भाई ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का, क्योंकि राइट नाउ दिस इज अपडेटेड कैश बुक लिखा हुआ तो अपडेटेड कैश बुक है, बट यहाँ पे जरा मैं लाल पेन के साथ ये भी लिख देता हूँ कि दिस इज ओनली बैंक कॉलम। यहाँ पे आप सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हो, कोई कैश ट्रांजेक्शन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो अपडेटेड कैश बुक अगर आप बना रहे हो तो दिस इज बैंक कॉलम ओनली। और क्योंकि ये बैंक कॉलम है तो इनका ओपनिंग बैलेंस लाजमी नहीं है कि डेबिट साइड पे ही आए, बैंक तो ओवरड्राफ्ट में भी हो सकता है। तो अपने दिमागों को खोल के रखना है, अगर कोई सवाल आ जाए ऐसा तो आपने देखना है कि भाई जो इनिशियल कैश बुक का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस जो बीडी आया है, क्या वो बैलेंस बीडी डेबिट पे आया है? तो बैलेंस बीडी अपडेटेड कैश बुक का भी डेबिट पे लिख दूंगा। लेकिन अगर वो बैलेंस कहीं ओवरड्राफ्ट है और उसने ओवरड्राफ्ट का वर्ड यूज कर लिया या उसने बोल दिया कि कैश बुक का बैंक कॉलम का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट पे आया है, तो फिर मैं अपनी अपडेटेड कैश बुक में भी बीडी क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। तो ये बात जो है आपने दिमाग के अंदर खोल के रखनी है, इसीलिए इसको बोल्ड करके यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया गया है कि इट ऑल्सो मस्ट बी kept in mind that opening or closing balance can be on credit side as well due to overdraft, because right now you are making, even though you are making updated cash book, but you're just
यू आर जस्ट वर्किंग ऑन द बैंक कॉलम, एंड बैंक का बैलेंस जो है वो हमें पता है ओवरड्राफ्ट की वजह से नेगेटिव हो सकता है, तो उसका बैलेंस बीडी जो है वो डेबिट की जगह क्रेडिट साइड के सर इन ऊपर भी एग्जिस्ट कर सारे सकता है। पर्टिकुलर्स की जगह बैंक स्टेटमेंट नहीं लिख सकता? नहीं, नहीं लिख सकता है, गलत हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या, ये बात है ना, बैंक स्टेटमेंट तो बहुत तो बड़ी उसका कोई है। मार्क ही नहीं है तो फिर क्या? क्या नहीं है? मतलब उसका जरूरी तो नहीं है मार्क हो? मार्क हो सकता, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भाई नाम, यहाँ पे डेफिनेशन के मार्क होते हैं। अभी मैं तुम्हें सवाल कराऊंगा, तुम देखोगे आधा 15 मार्क के सवाल के अंदर 6 मार्क की जो डेफिनेशन पूछी हुई है, बैंक रिकंसिलेशन वो टॉपिक नहीं है कि जिसके अंदर मार्क ना हो। और ये तुम अगर बात सोच के बैठे हो मार्क नहीं होता, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आप कोई बेवकूफाना सी हरकत नहीं करके आओगे। आप सेंसिबल चीज लिखोगे, वो नियरेस्ट आपका पॉसिबल होगा कि भाई जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको नियरेस्ट पॉसिबल वे के अंदर रिप्रेजेंट करे। बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर स्टेटमेंट, मतलब बैंक ये स्टेटमेंट। समझ नहीं आए तो? हाँ नहीं, इनके समझ नहीं है तब भी बैंक स्टेटमेंट नहीं लिख के आओगे अच्छा। इसके अंदर। हाँ ठीक है जी। अच्छा, ये वो सारे एरर्स हैं, ये वो सारे एरर्स हैं, अगर मैं इनको कंबाइंड एक नाम देना चाहूँ ना, तो ये वो सारे एरर्स हैं जो कि एरर्स नॉट येट रिकॉर्डेड में काउंट होंगे। ये सारे एरर्स जो अभी हमने ऊपर पढ़े ना, फ्रॉम स्टैंडिंग ऑर्डर से लेके इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट तक, इन सारे एरर्स को मैं अगर एक कंबाइंड ऑफिशियल नाम नहीं है, एक अपने लिए याद रखने के लिए नाम देना चाहूँ, तो दे आर नॉट येट रिकॉर्डेड। ये देख रहे हो, हर उसके आगे लिखा हुआ भी है नॉट येट रिकॉर्डेड, नॉट येट रिकॉर्डेड, नॉट yet recorded, not yet recorded, not yet recorded, not yet recorded by business। तो इसको मैं, ये जो तमाम एरर्स हैं जो कि बिजनेस ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए हुए लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड है, इनको मैं कह सकता हूँ एरर्स नॉट yet recorded। जो कि बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है, कैश बुक में मौजूद नहीं है, तो इनको मैं अपडेटेड कैश बुक का पार्ट बना दूंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्या हो सकता है सर? भाई एरर नॉट येट रिकॉर्डेड का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? एरर्स एक्स्ट्रा रिकॉर्ड। देखो एक ये अभी जो तुमने एरर्स पढ़े, ये वो एरर्स हैं जो कि बेसिकली ट्रांजेक्ट एरर्स को कहना भी नहीं चाहिए बेसिकली, लेकिन चलो एक तरीके से कह भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो ट्रांजेक्शन हुई है वो बैंक वालों ने तो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दी, लेकिन आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको जैसी बैंक स्टेटमेंट मिलेगी आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे, तो हम इसको कहते हैं एरर नॉट येट रिकॉर्डेड। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जो आपने चलिए अपनी तो कैश बुक के इनकम्प्लीट अंदर रिकॉर्ड रिकॉर्ड, है। कौन सा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया भाई? मतलब एक तरफ हुआ रिकॉर्ड एक तरफ नहीं हुआ। चलो ठीक है, ऐसा कह लो, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट की तो बात नहीं कर रहे ना, ये तुम ये बात कह रहे हो ना कि भाई एक तरफ नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे कि एक पार्टी ने रिकॉर्ड कर लिया दूसरी पार्टी ने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ एक वही वही। तरफ और दूसरी तरफ से, तो मतलब मुझे तो ये सुन के लगा कि तुम शायद डेबिट क्रेडिट कहना चाह रहे हो, डेबिट पे रिकॉर्ड, नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक पार्टी ने ऐसा रिकॉर्ड कर लिया और दूसरी पार्टी ने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन इसका नाम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं देना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब एक हुआ पूरा ही नहीं, सेपरेट सिर्फ टॉपिक है, एरर। तो उसको तो मतलब जो है उसको उसी के नाम से थोड़ा लंबा कह दो भाई, वो मैं सुन लूंगा, लेकिन जो है उसको उसी तरीके से याद रखो, उसी तरीके से बताओ। खैर, तो ये एरर्स नॉट येट रिकॉर्डेड है कि भाई आपके बैंक वालों ने जो है बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लिए लेकिन ट्रांजेक्शन, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की हुई, आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। सेकंड थिंग जो कि हो सकती है वो ये हो सकती है कि कुछ एरर्स ऐसे होंगे जो आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए लेकिन बैंक वालों ने अभी तक बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो उनको हम कहते हैं एरर्स एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है बट बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है। सो इफ द बिजनेस हैज रिकॉर्डेड एनी ट्रांजेक्शन इन द इनिशियल कैश बुक which is not present in the bank statement, then that transaction will be regarded as errors extra recorded। These transactions are only of two types, सिर्फ दो टाइप की होती है कि जो आपने रिकॉर्ड कर ली लेकिन बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं की थी। फर्स्ट वन इज अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है भाई? अनप्रेजेंटेड चेक ये होता है कि मैंने एज अ बिजनेस अपने सप्लायर के नाम पे चेक बनाया 5 लाख रुपए का, और मैंने कहा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, और जैसे ही मैंने उसको बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, मैंने अपने पास जाहिर सी बात है डबल एंट्री बनाई। डबल एंट्री में मैंने कैश बुक को क्रेडिट कर दिया ये दिखाने के लिए कि भाई पैसा कट गया है, जबकि अभी कटा नहीं है, अभी तो वो बैंक जाएगा, बैंक में चेक डालेगा, चेक क्लियर होगा, फिर पैसे निकलेंगे, लेकिन मैंने फौरन रिकॉर्ड कर दिया कि यार बैंक क्रेडिट और जो ट्रेड पेबल मेरा सप्लायर है वो डेबिट। अब लेट से सप्लायर को चेक मिल गया, वो चला गया पाकिस्तान टूर पे, ठीक है, 10 दिन के लिए, और अब वो पाकिस्तान टूर पे ही था, और टूर टूर में ही मेरे पास मेरी बैंक स्टेटमेंट आ गई। अब जब बैंक स्टेटमेंट आई तो मेरी कैश बुक के अंदर तो मैंने 5 लाख को क्रेडिट किया हुआ था दिखाने के लिए कि भाई ये पैसा मैंने सप्लायर को दे दिया निकल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट में पैसा निकला ही नहीं, क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो जो अकलमंद सप्लायर था उसको पाकिस्तान टूर पे जाने की जल्दी थी, तो उसने वो 5 लाख रुपए का चेक बैंक में डाला ही नहीं। जब बैंक में डाला ही नहीं तो बैंक बोलेगा मैं क्यों रिकॉर्ड करूं?
वो चेक आएगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ना भाई, आपके अकाउंट से भी पैसे तो कटे नहीं है क्योंकि चेक ही नहीं आया। वंस चेक रिसीव होगा तो हम काट देंगे पैसे, हमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको फिर क्या होगा, आपको तो दोबारा से, क्योंकि आप देखोगे यार क्लोजिंग बैलेंस तो मीट होने चाहिए, तो क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं मीट हो रहे, क्योंकि आपने एक अनप्रेजेंटेड चेक को अपनी कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऑब्वियसली रिकॉर्डेड नहीं है। देन द सेकंड थिंग इज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट क्या होते हैं भाई? अब पहला क्या था, पहला आपने चेक दिया, यानी कि आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे थे, आपने उसको कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया, और बैंक स्टेटमेंट वालों ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वो बंदा ही जिसको आपने चेक दिया वो अभी तक चेक लेके बैंक पे नहीं पहुंचा, और मीन वाली आपकी बैंक स्टेटमेंट आ गई है। सेकंड केस के अंदर लेट से आपको चेक मिला, आप खुशी खुशी हाथ हिलाते हुए गए बैंक के पास, और आपने जाके वो चेक बैंक में डाल दिया, और बैंक वालों को आपने कहा कि भाई चेक जल्दी जल्दी क्लियर करो, मुझे जाके पार्टी करनी है। तो बैंक वाला कहेगा ठीक है जी। ठीक है कहने के बाद उसको जितना टाइम लगता है वो उतना ही टाइम लगाएगा, वो जल्दी कुछ कर नहीं सकता बेचारा। तो उसने चेक डाल दिया क्लियरिंग के अंदर। अब आप वापसी आ गए अपने बिजनेस पे, घर पे, दुकान पे, और आपने आते ही अपनी कैश बुक के अंदर क्या एंट्री बनाई, कैश बुक डेबिट। क्यों? चेक डाल दिया तो पैसा भी आ ही जाएगा ना, आप ये अज्यूम करोगे चेक डाल दिया पैसा आ जाएगा थोड़ी देर थोड़े टाइम में। लेकिन लेट से इससे पहले, क्योंकि अभी चेक क्लियरिंग प्रोसेस के अंदर ही है, और इससे पहले कि चेक क्लियर हो और आपके अकाउंट के अंदर एक्चुअल में पैसे आए, आपकी अगर आ जाते बैंक स्टेटमेंट, तो अब क्या होगा, आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट पहले आ जाए और चेक अभी तक लेट से क्लियर ही नहीं हुआ है, तो क्या होगा, जब अगर चेक क्लियर नहीं हुआ तो बैंक स्टेटमेंट वाले उसको आपके दिखाएंगे ही नहीं, बैंक स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि अभी तक आपके अकाउंट के अंदर पैसे आए थोड़ी ही हैं। आपने तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया ऑन द बेसिस के आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो आते, बैंक वालों ने आपको क्या भेज दी, लेट से मंथ एंड होगा, बैंक वालों ने आपको बैंक स्टेटमेंट आपकी भेज दी। तो अब बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये पैसा रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ होगा, जबकि आपकी कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे आपने इस पैसे को रिकॉर्ड कर दिया है। सो देयर आर ओनली टू पॉसिबल सिनेरियोज कि जिसके अंदर आपका एरर एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड होगा। आपने चेक दिया, और इससे पहले कि वो चेक आपके अकाउंट से निकाला जाता है, यानी पैसे विड्रॉ होते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट आ गई विच इज अनप्रेजेंटेड चेक। और दूसरा केस ये कि आपने चेक डाला, नाउ यू आर ट्राइंग टू लाइक डिपॉजिट मनी इन योर बैंक अकाउंट, और इससे पहले कि वो चेक क्लियर होकर आपके अकाउंट में पैसे गिरते, आपके पास अगेन बैंक स्टेटमेंट आ गए। तो अनप्रेजेंटेड चेक में आपने कैश बुक को क्रेडिट किया हुआ है और बैंक स्टेटमेंट वो एंट्री नहीं है। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट के अंदर आपने अपने क्या कहते हैं कैश बुक को डेबिट किया हुआ है, और अगेन बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो एंट्री ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो नाउ वील मेक, पहले हमने बनाई अपडेटेड कैश बुक, नाउ वील मेक द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ इन्हीं दो एरर्स को, एरर्स एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड को एडजस्ट करना है, सो वी विल स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। जो हमने यहाँ से एडजस्टेड कैश बुक बना के निकाला था, उस बैलेंस को हम लिखेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम क्या करा लेंगे, ऐड करा लेंगे। क्यों ऐड कराएंगे भाई? क्योंकि ये वो पैसा है जो मैंने कैश बुक से क्रेडिट करके निकाला हुआ है, लेकिन ये अभी तक निकला नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ उसको क्या कर लो, इसको ऐड कर लो, क्योंकि भाई ये पैसा तो अभी तक निकला ही नहीं है। और जो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है मैं कहूंगा उसको माइनस करा लो। क्यों? क्योंकि भाई मैंने ये दिखा दिया अपनी कैश बुक को डेबिट करके कि पैसा आ गया है, जबकि अभी तक तो ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो ये पैसा अभी तक आया नहीं है। तो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट को लेस करा दो, एंड यू विल एंड अप गेटिंग अ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो कि सवाल के अंदर गिवन होगा। क्योंकि जब सवाल आएगा तो उसके अंदर बताया हुआ होगा कि भाई कैश बुक का ये बैलेंस है, आपके बैंक स्टेटमेंट का ये बैलेंस है, और फिर उसने बताया हुआ होगा ये लिस्ट ऑफ एरर्स है। तो अब जब आप ये सारी चीजों को एडजस्ट कर लोगे, और बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक निकालने के बाद अनप्रेजेंटेड चेक ऐड और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट माइनस कर लोगे, तो यू विल एंड अप गेटिंग अ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो कि सेम उसी बैलेंस के बराबर होना चाहिए जो कि सवाल के अंदर बैंक स्टेटमेंट का गिवन है। अगर बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आपने एरर ठीक करते 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 भी कोई ना कोई क्या कर दिया है, कोई ना कोई ब्लंडर कर दिया है, अच्छे अल्फाजों में अगर कहा जाए तो यहाँ पे आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो टॉपिक है कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। अभी तक कोई मसला, किसी को कोई सवाल? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नहीं समझा। क्या नहीं समझ आया? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट समझ नहीं आया? ये वाला भाई, अगर मेरे अकाउंट का मैंने एक फिक्स अमाउंट अपने अकाउंट में डाली हुई है, डिपॉजिट करी हुई है, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा ना। या लेट से मैंने आपको बताया कि मैंने लेट से कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह जैसे होते हैं वो खरीदे, वो मैंने कहा हुआ है कि भाई मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर इसका जो भी इंटरेस्ट बने वो डालते रहो हर महीने के एंड पे। तो आपके पास जो है इंटरेस्ट आपको मिलता जा रहा है, लेकिन आपको पता कब चलेगा? बैंक वाले तो जैसे ही इंटरेस्ट डालेंगे आपके अकाउंट के अंदर फॉरेन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन आपको कब पता चलेगा कि अच्छा भाई ये इंटरेस्ट भी मुझे मिल चुका है मेरे जो डिपॉजिटेड अमाउंट थी उसके ऊपर? जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। ओ, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट क्या मतलब?
अनक्रेडिटेड डिपॉजिट यहाँ पे यानी कि आपने चेक डाला और आपने चेक डालते हुए घर ऑफिस आके अपनी एंट्री कैश बुक में बना दी, कैश बुक डेबिट, और लेट से हम्म। अगर किसी ट्रेड रिसीवल से पैसे आए थे तो ट्रेड रिसीवल में भी लेट से क्रेडिट। लेकिन इससे पहले कि वो चेक क्लियर होता और आपके अकाउंट के अंदर एक्चुअल में पैसा, आपका अकाउंट एक्चुअल में जो है क्रेडिट किया जाता है बैंक वालों की तरफ से, आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ गई। तो क्योंकि वो चेक अभी क्लियरिंग के ही प्रोसेस में था और अभी तक आपके अकाउंट के अंदर वो पैसे आए नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर उस चेक की अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होगी। सो दैट इज मतलब बैंक अनक्रेडिटेड स्टेटमेंट नहीं डिपॉजिट। है। बैंक स्टेटमेंट में नहीं आई ना, क्योंकि अभी तक वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। अगर क्लियर हो जाता उसी टाइम के अंदर तो वो आ जाती बैंक स्टेटमेंट के अंदर। इससे पहले कि वो चेक क्लियर हो और आपके पास क्या आ गई, बैंक स्टेटमेंट आ गई। सो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट मीन कि ये अभी वो डिपॉजिट है जो कि बैंक की तरफ से क्रेडिट नहीं किया गया है, इट्स स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग। मतलब इवेंचुअली तो हो जाएगा ना। फिर क्या। इवेंचुअली तो हो जाएगा बेटा, लेकिन अभी जो बैंक स्टेटमेंट आई है, अभी जो बैलेंस चेक करना है, बैलेंस आपको चेक करना है महीने के आखिरी डेट का ना, कि क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों तो के मतलब कैश बुक के और। अनक्रेडिटेड ही रहे और उससे पहले बन जाए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे पहले ही सब करना है ना। वो तो मुझे भी पता है कि सबको पता है कि 2 दिन बाद तो पैसे आ ही जाने हैं, लेकिन वो फिर अगले महीने में काउंट होंगे ना। इस महीने की तो डेबिट एंट्री में काउंट नहीं होंगे वो। तो दैट इज द थिंग, इस वजह से मुझे रिकंसिलिएशन फिर भी बनानी पड़ेगी कि 2 दिन बाद भले पैसे आ जाए, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट आ गई है और बैंक स्टेटमेंट का करंटली क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस से मीट नहीं कर रहा, तो आपको अगर कोई अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा व्हाइल मेकिंग योर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके। निहाल, आपको कोई सवाल? नहीं।